हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपाल अपनी पत्नी अनीशा के साथ रामपुर गांव में रहा करता था। अनीशा को सुबह के नाश्ते में ऑमलेट खाना बहुत पसंद था। उसके बनाए हुए ऑमलेट की चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन सुबह के समय रसोई में जब वो ऑमलेट बना रही थी, तभी उसका पति गोपाल अपने दोस्त सुरेश के साथ खेतों से घर लौटता है और अपने घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर अनीशा को आवाज देते हुए कहता है, अनीशा, कहाँ हो तुम? थोड़ा हमको एक गिलास पानी तो पिला दो, प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। जी अभी लेकर आवत है, रसोईया में काम कर रहे हैं थोड़ा। का तुम भी, जब तक तुम हमरे लिए पानी लेकर आओगी तब तक तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर अनीशा अपने सर पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहती है, भगवान को इतना आलसी पति हमरे ही नसीब में लिखना था। प्यासे मर जाएंगे लेकिन खुद उठकर एक गिलास पानी नहीं लेकर पियेंगे। रसोईया का काम बाद में करेंगे, पहले इनको पानी दे आए, वरना ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। अनीशा इतना कहकर रसोई से एक गिलास पानी लेकर गोपाल के पास आती है और उसे देती है। तभी सुरेश हंसते हुए अनीशा से कहता है, भौजी आप क्या बना रही हैं आज अपनी रसोई में? खुशबू तो बाहर तक आ रही है, जरा हमें भी चखा दीजिए। सुरेश, तुम तो हमारे सबसे अच्छे मित्र हो भाई, और तुम्हारा हमारे घर में शुरू से आना जाना है, उसके बाद भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो। अरे हमारे घर में सुबह के नाश्ते में ऑमलेट ही बनता है, पक्का वही बन रहा होगा। क्यों अनीशा, सही कह रहे हैं ना हम? जी आप सही कह रहे हैं, हम वही बना रहे थे। मतलब कि आज हमें भौजी के सीक्रेट मसालों वाला आमलेट खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप लोग बैठिए, हम अभी ऑमलेट लेकर आते हैं। अनीशा इतना कहकर रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद हाथों में ऑमलेट की थाली लिए उनके पास आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। ऑमलेट खाते ही सुरेश और गोपाल अनीशा की बहुत तारीफ करते हैं और सुरेश अनीशा से कहता है, भौजी आज तक हम बहुत जगह आमलेट खाए, लेकिन आपके हाथों जैसा बना आमलेट तो आज तक कहीं और खाने को नहीं मिला। जरा हमें भी बता दीजिए कि आप अपने आमलेट में कौन सा सीक्रेट मसाला डालती हैं? सुरेश भैया, अगर हम आपको अपने सीक्रेट मसाले वाला ऑमलेट के बारे में बता दिए ना, तो आप हमारे घर कैसे आएंगे? इससे अच्छा है कि आपको जब भी ऑमलेट खाने का मन करे ना, आप हमारे घर आ जाया कीजिए। अनीशा इस तरह से हंसते हुए सुरेश की बातों को टालकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरेश भी अपने घर चला जाता है। समय बीतता है। सुरेश के साथ साथ गांव की और औरतें भी अनीशा से उसके सीक्रेट मसालों के बारे में जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनीशा उन्हें कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन सुरेश शादी के जोड़े में एक लड़की को लेकर अनीशा के घर आता है, जिसे देखकर अनीशा हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या सुरेश भैया, आप अपन दोस्त की शादी में गए थे या खुद की शादी करने गए थे? हम लोगन को बुलाया तक नहीं। अब आपको क्या बताएं भौजी, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, कुछ भी बताने का समय ही नहीं मिला। वरना आपको क्या लागत है कि हम अपन सबसे करीब दोस्त गोपाल को अपनी शादी में ना बुलाते? और अभी वो है कहाँ पे? अब सारी बातें का दरवाजे पर खड़े होके ही कर लेंगे या घर के अंदर भी आएंगे? नई नवेली दुल्हनिया को ऐसे दरवाजे पर खड़ा रखना ठीक नहीं है। क्या करें भौजी, हम थोड़ा डरे हुए थे कि बिना बताए शादी कर लिए। अब पता नहीं आप हमें घर में घुसने भी देंगी कि नहीं, इसलिए बाहर ही रुके हैं। तुम अकेले ही होते तो बिल्कुल भी घुसने ना देते हम, लेकिन देवरानी को कैसे रोक सकते हैं भला? वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा दोस्त गोपाल कहाँ है? कहाँ हो सकते हैं, और उनका एक ही ठिकाना है, खेतों में काम कर रहे होंगे। उनसे तुम बाद में ही मिल लेना। अभी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाओ, हम उनको ही खुशखबरी दे देंगे। अनीशा की बात सुनकर सुरेश उस लड़की को लेकर घर चला जाता है, जिसके बाद अनीशा अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद गोपाल खेतों से घर वापस आता है और अनीशा उसे सुरेश की शादी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो सुरेश को बधाई देने के लिए उसके घर जाता है और उससे चोरी चुपके शादी करने के चलते खूब सुनाता है। तभी सुरेश की पत्नी हाथों में ऑमलेट की थाली लिए वहाँ आती है, जिसे देखकर गोपाल कहता है, लो, बस यही बाकी रह गया था। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तू भी अभी से ही अपने बीवी को रसोई में लगा दिया बे। तो क्या करे भाई, अपन पेट पूजन भी तो जरूरी है ना। और हमारे घर में हम दोनों के सिवा कोई और कहाँ है
जो हमें खाना बना कर दे। अरे तो हमरे घर चल आते, एक दिन हमरे घर खाना खा लेते। हम तुम्हारे अपने नहीं है का? अब तुम हमका अपना नहीं मानत हो का भाई? बताओ रे। ऐसा ना बोलो, पूरे गांव में तुम ही हमारे एक दोस्त हो, वरना हमरा कौन ही है इस गांव में। अब तुम ये सब छोड़ो और आओ हमारी पत्नी के हाथ का बना हुआ आमलेट खाओ और बताओ कि कैसा बना है। हम तो भौजी के हाथ का बहुत ऑमलेट खाए हैं। सुरेश इतना कहकर गोपाल के साथ ऑमलेट खाने के लिए बैठता है और जैसे ही दोनों ऑमलेट का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उसमें ज्यादा मिर्ची होने की वजह से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अनीशा भी वहाँ आ जाती है और सुरेश गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, हटाओ अपना ये सड़ा हुआ आमलेट को, कोई स्वाद नहीं है इसमें, मिर्ची के सिवा कुछ नहीं है। भौजी, हमार मेहरारू को भी अपना सीक्रेट मसाले वाला आमलेट बनाना सिखा दो। अरे पहले तुम लोग पानी पी लो और शांत हो जाओ। हम कह रहे थे ना तुमसे कि तुम्हारा जब भी ऑमलेट खाने का मन करे तुम हमारे घर आ जाना, तब काहे अपनी पत्नी को परेशान किए हो? अब जब दिल करे आ जाया करो। अनीशा इतना कहकर फिर से सुरेश को अपने सीक्रेट मसाले वाले ऑमलेट के बारे में बिना बताए वहाँ से चली जाती है। ये बात सुरेश को अच्छी नहीं लगती। समय बीतता है और सुरेश अनीशा के सीक्रेट मसाले का राज जानने के लिए अपनी पत्नी अनीशा पर नजर रखने के लिए कहता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन अनीशा रसोई में ऑमलेट बना रही थी। उसकी नजर अपनी रसोई की खिड़की पर जाती है, जहां वो सुरेश की पत्नी को छुपे हुए देखती है, जिसे देखकर वो ऑमलेट को गलत तरीके से बनाने लगती है। इस बात से अनजान सुरेश की पत्नी अपने घर जाकर देखी हुई विधि के अनुसार ऑमलेट बनाती है और अपने पति के पास ले जाकर कहती है, देखिए, आज हमने आपकी भौजी के सीक्रेट मसाले वाले ऑमलेट का राज जानकर उनकी तरह ही ऑमलेट बनाया है। जो चीज जो मसाले उन्होंने अपने ऑमलेट में डाला है, हमने भी बिल्कुल उसी तरह से बनाया है। लेकिन ये आमलेट का कलर कुछ अलग कैसे है? जबकि भौजी बनाती हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है। ये सब तो हमको नहीं पता, हमने तो वैसे ही बनाया है जैसा हमने आपकी भौजी को बनाते देखा। आप खाकर तो देखिए। अपनी पत्नी के कहने पर सुरेश उसका बनाया हुआ ऑमलेट खाता है, लेकिन उसका स्वाद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी भौजी के सीक्रेट मसाले वाला आमलेट नहीं है। पक्का तुम कोई और मसाला डाली हो या फिर मसाला डालना भूल गई हो। बहुत बकवास आमलेट बना है तुम्हारा। पता नहीं भौजी अपने आमलेट में कौन सा सीक्रेट मसाला डालती हैं जिससे उनका आमलेट इतना स्वादिष्ट बनता है। अब हम क्या करें? हमने तो जो देखा वैसे ही बनाया, अब ना ही बना तो हम क्या करें? सुरेश और उसकी पत्नी की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी अनीशा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो हंसते हुए उनके पास आती है और सुरेश को कहती है, क्या हुआ भैया? ऑमलेट बनाने की सारी विधि देखने के बाद भी तुम्हारी पत्नी हमारा सीक्रेट मसाले वाला ऑमलेट नहीं बना पाई का? भौजी, वो हम सोच रहे थे आप खुद तो बताएंगी नहीं, तो हम चोरी से ही पता लगा ले, लेकिन उसमें भी तो नाकामयाब हो गए हम। वो काहे कि हमने तुम्हारी पत्नी को देख लिया था जब वो छुपकर हमें ऑमलेट बनाते देख रही थी, तो हमने गलत तरीके से बना दिया ऑमलेट। अगर हम सबको सीक्रेट मसालों वाला राज बता देंगे तो हमारे हाथ का जायका सब में ना आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम तो अपने सीक्रेट मसाले का राज नहीं खोलेंगे। अनीशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह से सुरेश की भौजी के सीक्रेट मसाले वाले ऑमलेट का राज का राज ही रहता है। पूनम एक बहुत ही सुंदर और अकड़ू लड़की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। पूनम के चेहरे में, गाल पर और नाक के पास 2 तिल थे, जिसे पूनम की सुंदरता में 4 चांद वो मानती थी। ऐसे ही एक दिन पूनम अपनी सहेली रचना के साथ कॉलेज से घर वापस आती है और रचना कहती है, यार तू इतनी सुंदर है और ऊपर से तेरे ये 2 तिल। तेरे साथ जाती हूँ तो मुझे कोई भी लड़का नहीं देखता, सब तुझे ही देखते रहते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, भगवान ने मुझे सुंदर होने के साथ साथ मेरी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए 2 ब्यूटी स्पॉट भी दिए हैं। यार काश मेरे भी एक तिल होता तो आज मैं भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। तुझे हीरोइन की बराबरी करनी है? मैं तो वैसे भी हीरोइन से बढ़कर लग रही हूँ। जो मुझे देखे वहीं पागल हो जाए, उसकी नजरें मुझसे हटेंगी ही नहीं। अरे यार मुझे समझ में आ गया कि तू सुंदर नहीं बहुत ही सुंदर है, तो अब खुद अपनी तारीफ मत कर, ठीक है ना? दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में रचना की कजन सिस्टर सावरी मिलती है और उसके चेहरे पर भी 3 तिल होते हैं
और वो पूनम से भी ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर रचना कहती है, अरे सांवरी, तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? और तू तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, कोई जादू किया है क्या? अब नाम मेरा सावरी है तो सजना और सुंदर दिखना तो बनता है ना। कुछ ज्यादा ही खास नहीं लग रही है तो। रचना, इतनी भी तारीफ मत कर। और ये इसके चेहरे पर तिल तो बकवास लग रहे हैं। तिल भी कुछ ही लोगों के चेहरों पर अच्छे लगते हैं। सही बोला तुमने, कुछ ही लोगों के चेहरे पर अच्छा लगता है, जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर ये चांद में दाग लग रहा है। अरे तुम दोनों अब क्या यहीं पे झगड़ा शुरू कर दोगी? और सांवरी, एक बात बता, तेरे चेहरे पर तो तिल नहीं थे, तो अब अचानक कहाँ से आ गए? आए नहीं, बनाए हैं। मैंने ये तिल हाइलाइटर से बनाए हैं। क्यों, लग रहे हैं ना बिल्कुल असली? यहाँ लोगों को नकली तिल की जरूरत पड़ रही है और मेरे तो असली हैं। बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहे हैं यार, तेरे पे बहुत अच्छे जच रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। इतना बोलकर तीनों अपने अपने घर को निकल जाते हैं, लेकिन पूनम के मन में हाइलाइटर से बनाए तिल की बात रह जाती है। कुछ दिनों तक पूनम भी सोचती रहती है और कुछ दिनों बाद वो भी हाइलाइटर से होठ के ऊपर एक तिल और होठ के नीचे एक तिल और एक तिल माथे पर बना लेती है। इस तरह पूनम अपने चेहरे पर 5 तिल बना लेती है, जिसमें से 2 तिल असली थे और 3 तिल नकली थे। तिल बनाने के कुछ दिनों बाद पूनम कॉलेज के लिए जाती है कि रास्ते में उसकी टक्कर एक नलीन नाम के लड़के से हो जाती है और नलीन उसे देखकर कहता है, हाय मैडम, एक तो आपकी खूबसूरती, ऊपर से आपके तिल, अब क्या जान लेकर ही मानोगी? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़के को, लेकिन तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैडम, यहाँ मेरा दिल पिघल रहा है और आपको दाल गलने की पड़ी है। मैं एक मुहावरा कह रही थी, लेकिन आप तो अलग ही हो। अलग तो मैडम आप हो, वो गाना तो सुना ही होगा ना आपने, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। आपका फ्लर्ट करने का अंदाज तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पूनम को नलीन के बात करने का तरीका बहुत भाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूनम घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। कुछ दिनों बाद पूनम की सास सुधा पूनम के पास आकर कहती है, अरे बहू, ये तेरा तिल असली है क्या? हाँ माँ जी, असली है, लेकिन आप ये अचानक से क्यों पूछ रही हो? नहीं, आज ये बहुत फीके से लग रहे हैं, इसलिए पूछ रही थी। मेरे तिल नकली और फीके नहीं हैं, आपकी आंखें ही खराब हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं जरा अपनी पड़ोसन के घर होकर आती हूँ। सुधा की बात सुनकर पूनम कहती है, ये तिल तो फीका पड़ने लगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। इतना बोलकर पूनम एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर 3 तिलों को परमानेंट करा लेती है और वो नकली तिल बनवाने के बाद बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास सुधा, नलीन और पूनम एक साथ टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी नलीन कहता है, अरे पूनम, मुझे तुम्हारे तिल से ही प्यार हुआ था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल पर बस तिल ही है। चुप कर, ऐसे क्यों बोल रहा है? माना चेहरे पर एक ही तिल अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरी बहू के 5-5 तिल है, तो उसमें उसकी क्या गलती? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ये 5-5 तिल की वजह से पूनम की खूबसूरती ढक जाती है। एक ही रहता तो ज्यादा अच्छा होता। रहने दो आप, आपका दिल तो मेरे तिल पर ही आया था और अब देखो कैसे बोल रहे हैं। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। गुस्सा क्यों हो रही हो? तिल पर दिल तो अभी भी है, लेकिन क्या? कुछ नहीं, छोड़ो, अब बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। छोड़ो, जैसे भी हैं 5 तिल हैं तो क्या हुआ, अब तो शादी हो ही गई। हो गई से क्या मतलब है? अगर ये चीज आपको पहले अच्छी नहीं लगती तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करते? ये क्या है, तुम दोनों पति पत्नी हो, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? और नलिन, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? अब चल जा ऑफिस। सुधा की बात सुनकर नलीन चुप हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। नलीन की बात सुनकर पूनम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही नलीन पूनम को 5 तिल वाली बोल बोल कर चिढ़ाता। कुछ दिनों बाद नलीन अपने दोस्त सुमित के साथ घर आता है और पूनम को बुलाकर कहता है, अरे पूनम, ये मेरा दोस्त सुमित है, खाने पर आया है, मैंने इसे बुलाया है, तुम कुछ बढ़िया सा बना दो। अरे ये भाभी के चेहरे पे काला काला कुछ लगा हुआ है,
ये काला काला कुछ नहीं है, तेरी भाभी के चेहरे पर 5 काले तिल हैं। तभी तो सोचूं भाभी ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको तिल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। ऐसा लगता है चेहरे पे काले धब्बे हैं। आप भी क्या अपने दोस्तों का साथ देने में लग गए? ये तो है ही मजाकिया, और आप भी लग गए इनकी बातों में। नहीं भाभी सच में, ये तिल तो बड़ा बेकार लगता है। मैंने तो कई लोगों को देखा है जो सर्जरी करवा के तिल को हटवा देते हैं। वैसे भी आपके तो 5-5 तिल है। कोई बात नहीं यार, जो है अब है, भगवान की देन है, उसे क्या हटाना और क्या ही लगाना, जो है सब ठीक है। दोनों की बात सुनकर पूनम किचन में जाती है और रोते हुए कहती है, क्या है ये? पहले तो सब मेरे तिल पर फिदा थे और अब सब मेरे तिल का मजाक बना रहे हैं। क्या करूँ अब मैं? ये तिल तो हमेशा के लिए बन गए हैं, हट भी नहीं सकते। पूनम रोते हुए अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुधा आती है और वो पूनम को ऐसे रोता हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? कोई बात है तो मुझे बताना। माँ जी, मेरे चेहरे पर बस 2 तिल थे, बाकी के 3 मैंने नकली बनवाए थे, लेकिन अब वो भी परमानेंट है, हट नहीं सकते। और नलिन अब बार बार मेरे तिल पर हंस रहे हैं। तू वैसे ही इतनी सुंदर है, तुझे नकली तिल बनवाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, अच्छा लगता था तो मैंने बनवा लिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कहीं उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो? ऐसा कुछ नहीं है, और अब तूने तिल बनवा ही लिए हैं तो क्या कर सकते हैं। नली ने तुझे तेरे तिल के साथ अपनाया है, वो बस तेरा मजाक बनाता है, बाकी कुछ नहीं। मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, मुझसे गलती हो गई माँ जी। अब रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो लिया, और हमें तेरे तिल से कोई भी परेशानी नहीं है। तू जैसी है बहुत अच्छी है, समझी? अब पूनम को अपनी गलती समझ में आती है और वो माफी मांगती है और सारी बात नलीन को भी बताती है। नलीन भी उसे यही समझाता है और उसके बाद वो अपने तिलों के साथ खुशी से रहती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।